बिलाल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आखिर जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ये बेहद ऐतिहासिक फैसला है और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आए इस फैसले से मोदी सरकार जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का ताल्लुक है, इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, यकीनन फैसले का स्वागत लोकतंत्र में हर दिशा में किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि फैसला तो सही है, लेकिन ये फैसला देर से लिया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो काफ़ी देर बाद हमारे सामने आया है, जिसकी अपेक्षा पिछले 7-8 साल से लोकतंत्र कर रहा था। दरअसल इसकी लड़ाई 2017 में ही शुरू हो गई थी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सूचना के अधिकार के से बाहर कर दिया गया था। तभी सरकार की मंशा का पता लग गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो देश के अंदर किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है। अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब ये फैसला लिया गया था। और उस समय के अगर आप वो याद करें तो काफ़ी हुआ हल्ला हुआ था। विपक्षी दलों ने इस पर काफ़ी नुक्ताचीनी भी की। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि सरकार इस आड़ में क्या करने जा रही है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से देश के अंदर एक आर्थिक असमानता का जो माहौल पैदा हुआ है, खास तौर से राजनीतिक दलों के बीच में, वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी परेशान करने वाला। लोकतंत्र के अंदर जो 2 विचार होते हैं या 2 मुख्य पार्टी होती हैं, पक्ष-विपक्ष, उसका उसके अंदर एक बैलेंस होना, उसके अंदर एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर देश के अंदर विपक्ष कमज़ोर होता है, तो सरकारें तानाशाही हो जाती है। एक आम धारणा में लोगों के अंदर यही समझा जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से सरकार ने पिछले 8-10 सालों में साढ़े 5 हज़ार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। और इस चंदे की जो पारदर्शिता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस चंदे के लेन-देन पर जिस तरह से सवाल खे खड़े जा रहे हैं, इस चंदे के माध्यम से जिस तरह से एक तरफ़ा चंदा लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और सरकारों ने कॉर्पोरेट घरानों पर यहाँ तक दबाव बनाया कि आप हमारे अलावा किसी और को भी चंदा ना दें, और अगर आप कहीं चंदा देते हुए दिखाई पड़ते हैं या चंदा देते हुए नज़र आते हैं या ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो उन पर भी कार्रवाई की गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक उदाहरण राहुल बजाज जैसे उद्योगपति का भी है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को एक समय में उठाया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो लोकतंत्र के अंदर एक चुनावी प्रक्रिया है, जो एक चुनावी पारदर्शिता है, उस पर समय-समय पर सवाल खड़े होते रहे। और प्रशांत भूषण जैसे एक योग्य वकील, जो एक सोशल कॉज़ के लिए समय-समय पे लड़ाई भी लड़ते रहते हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, चाहे वो ईवीएम का मसला हो। वो उन वकीलों में से हैं देश के, जिन्होंने समय-समय से लोकतंत्र की वकालत की है। तो उन्होंने इस इश्यू को, जो इसमें पीआईएल पड़ा था, उसमें ही वो मुख्य भूमिका में थे और समय-समय पर इससे संबंधित जनता के बीच में एक जागरूकता भी पैदा कर रहे थे। आज जो फैसला आया है, यकीनन इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इस फैसले से हमें ये भी देखना चाहिए कि पूर्व में इस तरह का फैसला चुनाव आयोग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दरअसल चुनाव आयोग भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्थान है जिसके माध्यम से आप पारदर्शी चुनाव की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग के फैसलों को पलटा था, आज भी ऐसी आशंकाएँ, आज भी ऐसी एक्सपेक्टेशन या आज भी ऐसी चीज़ें समाज में डिस्कस की जा रही हैं। और ऐसी लोगों का मानना है कि जो एटीट्यूड पिछले 8-10 सालों में सरकार का रहा है, लोकतंत्र को लेकर ये सरकार जिस तरीके से अभी तक अपना व्यवहार करती रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हो सकता है आने वाले समय में सरकार के इस फैसले को पलटने की कोशिश करे अध्यादेश के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब जो भी लोकतंत्र के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो चुनाव आयोग का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एक अपने आप में जुडिशली अपना आप एक इंस्टीट्यूशन है,
जब तक इनकी स्वायत्ता या इनसे संबंधित निर्णयों का सम्मान नहीं होगा, लोकतंत्र के अंदर जो पारदर्शिता का तस्वुर है, वो उसको हम व्यावहारिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, पारदर्शिता के लिए ही आपने पेटीएम वगैरह आपने देश के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, आपने नोटबंदी इंट्रोड्यूस की कि हम देश के अंदर ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं। एक समय आपके ऐसे दावे हुआ करते थे कि हम विदेशों में हमारी जो ब्लैक मनी है उसको लेके आएंगे, लेकिन जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश के अंदर पूरा एक ब्लैक मनी को छुपाने का काम किया गया है, उस अपने कमिटमेंट को सरकार ने पूरा नहीं किया। और कॉर्पोरेट इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार और कॉर्पोरेट के बीच में जो नेक्सस हिंदुस्तान के अंदर स्थापित हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए काफी घातक साबित हुआ है, जिससे फाइनेंशियल एसेट्स का जो प्रपोर्शन है कि कुछ लोगों के हाथ में पूंजी इकट्ठी हो रही है, बाकी देश की 90% जनता आर्थिक मुद्दों के वजह से, महंगाई के मुद्दों, बेरोजगारी के मुद्दों की वजह से असफर कर रही है। तो प्रशांत भूषण जी का ये भी कहना था कि जिन लोगों से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेते हैं, उनको इसके एवज में आप क्या क्या देते हैं, क्योंकि उसकी पारदर्शिता किसी के पास नहीं थी। आप और कॉर्पोरेट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, आप उसमें क्या साझेदारी कर रहे थे, क्या आपस में समझौता कर रहे थे, क्या रेलवे बेच रहे थे, क्या आप आई मीन एयरपोर्ट्स बेच रहे थे, क्या आप पोर्ट्स बेच रहे थे, इस तरह के सवाल भी उठाए। तो कुल मिलाकर ये फैसला यकीनन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन मौजूदा सरकारों के व्यवहार से नहीं लगता कि वो इसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। समीरात्मक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो और जो किसानों का आंदोलन है, क्या दोनों मिलकर एक दोधारी तलवार साबित होगा मोदी सरकार के लिए इन चुनावों में? देखिए, सरकार के सामने तो मुसीबत खड़ी करने वाली दोनों स्थितियां हैं। जिस तरह से अगर आपने किसानों का जिक्र किया है इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में, यूरोपियन कंट्रीज में, कई सारे देशों में हुए और वहां की सरकारों ने कैसे किसानों के साथ टैकल किया उस इशू को। तमाम सरकारों ने अपने फैसले पलटे। इवन भारत में भी बहुत सारे आंदोलन उससे पहले किसानों के हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से उनको आने से रोका जा रहा है कि आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं, तो एक जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले को मैं उस रूप में ही देखता हूं जो उसने ये कहा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये उसका वायलेशन करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं कि वो भी कोई चीज है क्या, इसलिए कि उसको इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। संस्था से जुड़े हुए लोगों की भर्तियां बंद कर दी गई हैं, सूचना मांगने पर दी जा नहीं रही है, टाल मटोल की जा रही है, या फिर मांगने वालों को धमकाया जा रहा है, या उनको किसी तरीके से डिमोरलाइज किया जा रहा है।